अब जैसे हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो ट्राइंगल्स वाला जो चैप्टर है, ट्राइंगल्स वाला चैप्टर आपने ये नोट कर लिया सभी बता दो। ट्राइंगल्स वाला चैप्टर आप लोगों ने 9th क्लास में भी करा था। अब 9th क्लास में और 10th क्लास इन दोनों के ट्राइंगल्स का फर्क क्या है वो समझिएगा। ट्राइंगल्स जो हैं 9th में जो आपने करा था वो देखा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि एक ट्राइंगल बिल्कुल दूसरे ट्राइंगल जैसा ही है, एग्जैक्ट उसकी कार्बन कॉपी है, ठीक है ना। एग्जैक्ट उसकी कार्बन कॉपी है कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है और उसकी साइड्स मान लीजिए हमारे पास 3, 4 और 5 दे रखी है, तो जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी साइड्स भी 3, 4 और 5 ही होगी। उन ट्राइंगल में पहले ट्राइंगल में जो तीनों एंगल बन रहे हैं वही तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल में भी बनेंगे। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब उनके सारे एंगल, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर पहले प्लेस पर ए लिखा हुआ है तो मतलब मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल मान लीजिए हमारे पास डी ई एफ लिखा हुआ है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ अगर ये लिखा हुआ है और इसके बीच में कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा हुआ है, तो पहले प्लेस पर अगर अल्फ़ाबेट ए है तो ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए और ट्राइंगल डी ई एफ का एंगल डी, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। तो इसमें ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में जो सीक्वेंस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सीक्वेंस किस तरह से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ए डी के ही इक्वल होगा, बी ई के ही इक्वल होगा। अगर इसको पलट कर ई डी एफ या एफ ई डी कुछ भी कर देंगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्ग्रुएंसी में आपने देखा था कि एक ट्राइंगल बिल्कुल सेम होता है दूसरे ट्राइंगल जैसा। अब बात करते हैं हम 10th क्लास में क्या करने वाले हैं। तो 10th क्लास में हम करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब क्या है तो एक दूसरे के जैसे ही लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा है। एक ट्राइंगल का साइज़ थोड़ा छोटा है, एक ट्राइंगल का साइज़ थोड़ा बड़ा है। अच्छा, तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप मार्केट चले जाएं और मार्केट जाकर आप ये कहें कि भाई मेरे को तो एक मॉडल चाहिए राम मंदिर का, राम मंदिर के मॉडल मिलते हैं आजकल, ठीक है, जाकर आप राम मंदिर का मॉडल ले आए, तो वो बिल्कुल आपको देखने में वैसे ही बड़े राम मंदिर जैसा ही लगेगा। तो वो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इस वजह से है कि उसकी जो डायमेंशंस हैं, जो एक्चुअल में जो राम मंदिर है बिल्कुल उसी के जैसे डायमेंशंस ली गई है, ठीक है। ऐसे ही आप ये देखें कि कोई बड़ी गाड़ी है, कोई बड़ी गाड़ी है जैसे कि स्कॉर्पियो, महिंद्रा की स्कॉर्पियो बड़ी फेमस कार है, तो एक बड़ी गाड़ी है और आप किसी टॉय शॉप पर चले जाएं और आप कहते हैं कि मेरे को ना बच्चों के खेलने की स्कॉर्पियो दे दें, तो आपको दे देंगे। वो बिल्कुल देखने में वैसी दिखाई देगी लेकिन एक्चुअल स्कॉर्पियो तो बहुत बड़ी है और वो जो खेलने वाली है कार वो बिल्कुल छोटी सी है। और उसमें भी डायमेंशन इस तरह से दिए जाते हैं कि अगर कार की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है, तो जो उसका छोटा मॉडल जो खिलौना बनाया जाएगा वो 2 सेंटीमीटर कर दिया जाएगा। 2 सेंटीमीटर करने का मतलब क्या है कि उसको 100 टाइम्स स्मॉल कर दिया गया। उसको ऐसा कर दिया गया कि एक्चुअल में तो 2 मीटर की उसकी लेंथ आगे से लेकर पीछे तक की लेंथ होती है, ठीक है। और जो टॉय कार बनाई है उसमें वो हो गई 2 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर का मतलब क्या हो गया 200 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तो ये नहीं। तो अगर इन दोनों का रेशो लिया जाए तो ये 200/2 यानी कि 100 आ जाएगा रेशो, 100/1 ये रेशो आ जाएगा। तो इसी तरह से जो भी एक्चुअल लेंथ थी उसको आपने 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दोगे, जैसे मान लीजिए 200 है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो टॉय कार बनानी है उसकी लेंथ कितनी लेनी है। ऐसे ही अगर उसकी हाइट 1 मीटर है, ठीक है, अगर हाइट 1 मीटर है तो आप 1 सेंटीमीटर हाइट लेंगे खिलौने में, तो ये कहलाता है सिमिलैरिटी, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि 2 स्कॉर्पियो रोड पर खड़ी हुई है बराबर बराबर में, तो मैं ये कहूँगा पहली स्कॉर्पियो और दूसरी स्कॉर्पियो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अगर उनको ओवरलैप कर दिया जाए तो पूरी तरह से उसको सुपर इम्पोज कर जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हुए। अब जो हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हम ये कहते थे कि अगर यहाँ लिखिएगा इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, then if 2 triangles are congruent like
triangle ABC is congruent to triangle DEF, then angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. ये हो गया। इसी तरह से पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? AB, AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? DE, साइड AB इज इक्वल टू साइड DE। ठीक, मतलब मेरे को ट्राइंगल बनाने तक की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ये सीक्वेंस दे रखा है, अगर दे रखा है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि पहले दो अल्फ़ाबेट से मिलकर जो साइड बनेगी AB, इसके पहले दो अल्फ़ाबेट से मिलकर जो साइड बनेगी DE, वो दोनों इक्वल होंगे। AB इज इक्वल टू DE। सिमिलरली दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट BC इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट EF, एंड पहला तीसरा अल्फ़ाबेट EC इज इक्वल टू इसका पहला तीसरा अल्फ़ाबेट DF। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंसी में तो ये होता है। एंड इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर like ट्राइंगल ABC, सिमिलर के लिए ऐसा सिंबल बनाया जाता है, बस ये वाला सिंबल। वहाँ इक्वल टू का साइन लगाकर और ये सिंबल बनाते हैं, यहाँ केवल ये सिंबल बनाया जाएगा। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये एंगल तो इक्वल होंगे, तो ये तो बिल्कुल वही है जैसा कॉन्ग्रुएंसी में था। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या अंतर हो जाता है कि पहला दूसरा अल्फ़ाबेट AB और इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट DE, AB अपॉन DE का रेशो, ऐसे ही दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट BC, इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट EF, BC अपॉन EF का रेशो, ऐसे ही पहला तीसरा अल्फ़ाबेट AC और इसका पहला तीसरा अल्फ़ाबेट DF, AC अपॉन DF का रेशो। इनमें रेशो इक्वल होते हैं, उनमें साइड से इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में बेसिक डिफरेंस ये है कि सिमिलैरिटी में रेशो इक्वल होते हैं और उसमें साइड से ही इक्वल हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं इसके पहले टॉपिक से। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहली थ्योरम है, और अगर आप आर.डी. शर्मा में देखें, पहली थ्योरम का नाम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, जिसने बनाई थी उसी का नाम पर। अब आप ये देखेंगे, ये टॉपिक NCERT में भी दे रखा है, NCERT एग्जाम्पलर में भी, CBSE में 2002 में आया, 2005 में आया, 6 में आया, 7, 8, 9, 10 और 19। तो इतनी बार ये पेपर में आ चुका है। मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीधा प्रूव करने के लिए ही पूछी जाती है कि आप इसको प्रूव करके दिखाइए। तो लिखेंगे, सबसे पहले हमारी थ्योरम है इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो इसमें लिखेंगे, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle,
If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, intersecting the other two sides, comma, then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the same ratio. अब इसका प्रूफ लिखेंगे. हमें क्या करना है, पहले समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इस स्टेटमेंट से समझ में क्या आता है. तो एक ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले. एक ट्रायंगल बनाएंगे. हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया ABC, ABC ये ट्रायंगल ले लिया. तो क्या बोल रहे हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स. तो ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है, AB हो गई, BC हो गई और AC हो गई. तो अब मैं एक लाइन बना रहा हूँ जो कि पैरेलल है इन तीनों में से किसी एक साइड के. ये हो गया D और ये हो गया E. हमने क्या करा कि हमने एक लाइन बना ली DE, और ये जो DE है ना, ये एक साइड पे तो पैरेलल है, BC पे तो पैरेलल है, और बाकी की जो दो साइड्स हैं AB और AC, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D और पॉइंट E का. समझ गए. अब क्या करेंगे यहाँ पर कि प्रूफ नहीं मैं लिख रहा हूँ, हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ना पैरेलल, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स. ये दो लाइन्स को जो इंटरसेक्ट करती है AB को और AC को, इसको ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. लिखा है ना, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो. तो अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करती जाए तो ये बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. मतलब मुझे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. AE अपॉन EC ये काम करना है. अब लिखिए कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा फर्स्ट फ्रॉम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B on AE, B on AE, ब्रैकेट में लिखिएगा एज शोन. सेकंड में लिखिएगा फ्रॉम अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम E on AD एज शोन बनाऊंगा. उसके बाद थर्ड लिखेंगे जॉइन BE एंड CD. अब ये सारे काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में एक एक करके. तो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन AE. तो D से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे. परपेंडिकुलर हो गया. ड्रॉप अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम E ऑन AD. तो E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ये हो गया. B को E से ज्वाइन कर दिया और C को D से ज्वाइन कर दिया. ठीक है. तो ये हमारे पास ये फाइनल एक ट्रायंगल बनकर आया जो हमने कंस्ट्रक्शन करा. कंस्ट्रक्शन के बाद में ये चीज़ निकल कर आई. उसके बाद
अब आपको क्या करना है, एक एक करके ना एरिया निकालना है। एरिया निकालना है, आप इधर वाले ट्रायंगल को इधर वाले ट्रायंगल का निकालेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए डी ई का एरिया निकालना है, ए डी ई का। तो यहाँ एरिया के लिए शॉर्ट में ए आर लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, आपने बेस मान लिया अगर ए डी को, तो हाइट क्या हो जाएगा। अच्छा इसको एक काम करते हैं, ए बी सी डी ई, इसको बोल दीजिए एफ और इसको बोल दीजिए जी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए बी इंटू ई जी, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये इसका एरिया निकल जाएगा ए डी ई का, समझ गए। हम अगर मान लीजिए ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालना चाहते हैं, तो हमें हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। तो बेस कितना हो गया ए डी और हाइट कितनी हो गई ई जी, तो हाफ ए डी इंटू ई जी, समझ गए। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ ए डी इंटू ई जी, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ट्रायंगल का निकालेंगे इसका एरिया, ई डी बी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी। ट्रायंगल ई डी बी का जब एरिया निकालेंगे तो बेस किस वजह से, यहाँ पर बेस लिया था ए डी को, अब बेस लेंगे हम डी बी को। मैं ई डी बी का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो मैंने बेस ले लिया डी बी को। तो यहाँ लिखेंगे हाफ डी बी इंटू हाइट क्या होगी भाई, डी बी जो है, अगर मैंने ये वाली साइड ले ली थी ए डी ई का एरिया निकालते थे, अगर मैंने बेस ले लिया था ए डी को, तो फिर ई से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे लिए हाइट। अब मैंने बेस ले लिया डी बी को, तो ई से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए, ई से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूस्ड बी डी प्रोड्यूस पर हो रहा है, तो उसी को परपेंडिकुलर माना जाता है, उसी को परपेंडिकुलर माना जाता है। मैं अलग से आपको एक करके दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, तो ये कहलाती है हाइट और ये कहलाता है बेस, ऐसा होता है। लेकिन अगर सोचिए हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, मतलब ऐसा ट्रायंगल है, और मैं बेस इसको लेने लगूँ, तो फिर हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी, तो वो परपेंडिकुलर इस वाली लाइन को ना थोड़ा आगे प्रोड्यूस करा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हाइट किया जाता है, तो बेस यही लेंगे, बेस इतना नहीं लेना पूरा, बेस यही और हाइट ये, तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, समझ गए। नहीं नहीं, आप देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो डी बी को मैंने बेस ले लिया, तो फिर हाइट जो है वो ई से ड्रॉप होनी चाहिए, ई से परपेंडिकुलर, ई से परपेंडिकुलर बी डी पर ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो बी डी को थोड़ा सा प्रोड्यूस करके देखा तो ई से परपेंडिकुलर वहाँ ड्रॉप होगा, तो इसको हाइट माना जाएगा और इसको बेस माना जाएगा, तो यहाँ का एरिया निकलेगा। तो अगर बेस पूरा ये ले लिया ना, तो पूरे इस ट्रायंगल का, ये जो राइट ट्रायंगल बन रहा है, पूरे इस ट्रायंगल का आ जाएगा फिर बेस। तो जितने को बेस मान रहे हो उस बेस से, और जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है उस बेस से उस परपेंडिकुलर के बीच बीच का ये वाला एरिया आ जाएगा, समझ गए। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है, आ जाओ, झाँक क्यों रहे। तो ये हो जाएगा हाफ डी बी इंटू ई जी, ठीक है, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। यही काम मेरे को इस तरफ करना है, ये जो ए डी ई है इसका एरिया फिर से निकालिए, यहाँ लिखेंगे, बल्कि पहले एक काम करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई जी अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई जी, ई जी से ई जी कट गया, हाफ से हाफ, ए डी अपॉन डी बी, ये आ गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। सही है जी, अगला देखते हैं।
अगला मैं फिर से ADE का एरिया निकालने वाला हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब क्या है कि अब बेस किसी और को ले लो। जब पहले मैंने ADE का एरिया निकाला था तो मैंने बेस ले लिया था AD को, अब मैं बेस ले रहा हूँ AE को। तो A और E को अगर मैंने बेस ले लिया तो D से परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हाफ AE इंटू DF, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DF। इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 4। बताइए जी, क्लियर? ठीक है। अब जैसे ये वाला लिया था ना EDB, इधर वाला ट्राइंगल लिया था, अब ऐसे ही लेंगे DEC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो DEC का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ। अब देखिएगा मैं ये जो EC है मैं इसको बेस लूँगा इस बार। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या करा, अभी AD अपॉन DB निकाल चुका हूँ मैं, अब मैं AE अपॉन EC निकालूंगा। तो यहाँ AE मेरे को मिल गया, अब मेरे को इसी चीज़ के डिनोमिनेटर है। तो मैं DEC का एरिया निकालते वक्त EC को तो लूँगा बेस, और हाइट क्या हो जाएगा, D से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है EC प्रोड्यूस्ड है, तो DF, हाफ EC इंटू DF, हाफ EC इंटू DF। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब देखते हैं डिवाइड इक्वेशन 4/5। डिवाइड इक्वेशन 4/5। इक्वेशन नंबर 4 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC is equal to half into AE into DF upon half into EC into DF। भाई DF से DF कट गया, हाफ से हाफ कट गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, हमारा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, अब ये जो DEC है इस DEC की जगह EDB लिख दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू, ये लिखेंगे आप AE अपॉन EC। और इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ लिखना सिंस ट्राइंगल ADB and triangle DEC are two triangles on the same base DE and between the same parallels DE and BC, and between the same parallels DE and BC, so their areas are equal. That is, area of triangle EDB is equal to area of triangle DEC। इस वजह से आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो EDB है और DEC है, इन दोनों में कॉमन बेस तो ये आ रहा है DE, ठीक है, और दोनों DE और BC सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। तो ट्राइंगल्स, ये एक थ्योरम थी जो आपने 9th क्लास में करी थी कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, उनका एरिया इक्वल होता है। सही है। मैंने ट्राइंगल ADE है ना, ट्राइंगल ADE है,
ट्राइंगल ADE है और अपॉन में ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC है। इस DEC को मैंने EDB लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि DEC का एरिया EDB के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैंने DEC की जगह मैंने EDB लिख दिया और आगे का वही लिखा रहने दिया AE अपॉन EC। समझ रहे हो? इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखकर समझा दिया है कि EDB और DEC दे आर टू ट्राइंगल्स ऑफ द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC सो देयर एरियाज आर इक्वल। ये लिख दिया है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर DEC की जगह EDB लिख दिया। समझ गए? एरिया भाई ट्राइंगल दोनों अलग अलग है लेकिन एरिया तो दोनों का इक्वल है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बोलो या एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB बोलो, एक ही बात है। क्लियर है सभी को? ठीक। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता देंगे। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये भी ADE अपॉन EDB हो गया, ये भी ADE अपॉन EDB हो गया। तो लिखे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 6, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 6, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए। कल आपकी क्लास वही 8 बजे अपना जो टाइम है उस पर होगी और सारे बच्चे ये जो थ्योरम है ना एक बार दोबारा प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक। और मैं किसी भी बच्चे से रैंडमली या तो बोर्ड पर बुलाकर या नोटबुक में करवा कर देता हूँ। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करके आएंगे। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 8-10 बार पेपर में आई है एग्जैक्टली यही पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 के नंबर है। ठीक। चलिए जी, ओके।